हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है स्थापना। दोस्तों, इससे टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करेंगे, स्पीड से करेंगे ताकि पढ़ने में भी मज़ा आ जाए। देखिए दोस्तों, जितने भी जोन या डिवीज़न में हैं ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम सोचे कि एक नए टॉपिक के साथ, स्थापना के साथ मैंने एक वीडियो बनाऊं जो कि सभी को फ़ायदा हो। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने बहुत अच्छे ट्रिक के साथ याद करने का प्रोसीजर बताया हूँ। दोस्तों देखिए, आप तो पीडीएफ ऐसे पढ़ लीजिएगा लेकिन याद नहीं होगा, लेकिन हम जो बताएंगे आप देखिए कि 1 से 2 बार मेरा वीडियो देखिए, आपको फिर तीसरा बार पीडीएफ पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैंने इसमें जो है बहुत सारा फुल फॉर्म बताए हैं कि IELESS का फुल फॉर्म क्या होता है, PRCP का फुल फॉर्म क्या होता है, GCM का फुल फॉर्म क्या होता है, SF क्या होते हैं, WRILL का फुल फॉर्म क्या होते हैं। पूरे चीज़ का डिस्कशन मैंने इस वीडियो में दोस्तों किया हूँ। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे कि किसी भी रेल सेवक को डैश से अधिक सतत अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। यानी क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, बड़े समझिए कि कोई भी रेलवे सेवक है वो अधिकतम कितना दिन तक एक ही बार में छुट्टी ले सकता है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी भी रेल सेवक को कितने डैश से सतत अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। यानी एक बार में कितना से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, वो जो है 5 वर्ष, एक बार में आप 5 वर्ष तक छुट्टी ले सकते हैं। इससे अधिक छुट्टी आप नहीं ले सकते, अधिकतम जो है 5 वर्ष तक ले सकते हैं। फिर कहते हैं कि रेल सेवक 1 वर्ष में कितने दिन औसत वेतन छुट्टी के जमा करने के हकदार होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे औसत वेतन छुट्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं LAP। यानी देखिए, अब बात हुई LAP का, तो LAP का जो फुल फॉर्म होते हैं लीव ऑन एवरेज पे, इसके फुल फॉर्म होते हैं। लीव ऑन एवरेज पे इसके फुल फॉर्म होते हैं। दोस्तों देखिए, लीव ऑन एवरेज पे जो है ये साल में 2 बार मिलती है, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। यानी टोटल 15 30 मिलते हैं। अगर आप एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं तो वो 30 आपको क्या है, आपके छुट्टी के अकाउंट में वो SR में जमा हो जाएंगे दोस्तों। तो यानी इसका B नंबर उत्तर सही हो जाएगा कि एक साल में आप जो है 30 दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं। कौन सा छुट्टी, तो वो LAP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औसत वेतन छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष डैश और डैश के पहले दिन 15 दिनों की 2 किस्तों में अग्रिम रूप से जमा की जाती है। दोस्तों इसमें यह कहते हैं कि आप जो है 15 दिन करके 2 किस्त की छुट्टी जो आप जमा कीजिएगा वो कब कब मिलेगा, तो 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये मिलते हैं। तो 1 नंबर इसका उत्तर सही होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने डेली इस तरह के रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं और करता ही रहूँगा। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि साधारणतः एक रेल सेवक को एक बार में अधिकतम कितना दिनों की औसत वेतन छुट्टी दी जा सकती है। देखिए साधारणतः एक रेल सेवक को अधिकतम, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक बार में अधिकतम, कौन सा छुट्टी का बात कर रहे हैं, औसत वेतन छुट्टी। यानी एक बार में अधिकतम आप कितने दिन LAP ले सकते हैं। एक बार में LAP के बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एक बार में जो है दोस्तों 80 दिन आप LAP ले सकते हैं। इसका 180 दिन आप LAP ले सकते हैं, तो इसका 180 दिन यानी 6 महीने तक आप ले सकते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन देखिए मिस्टेक करते हैं आप, अगर यही पूछे जाए कि अर्ध औसत वेतन छुट्टी आप कितना दिन ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे औसत वेतन छुट्टी हम 180 दिन ले सकते हैं। अगर यही हमको पूछे कि अर्ध औसत वेतन छुट्टी हम कितना ले सके, तो ये 360 दिन होते हैं दोस्तों। यानी वो हम 24 महीना ले सकते हैं अर्ध औसत वेतन छुट्टी। अर्ध औसत वेतन छुट्टी को इंग्लिश में कहते हैं LHAP। यानी LHAP का फुल फॉर्म जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे। अगर LHP का बात करें कि एक बार में हम अधिकतम कितना ले सकते हैं, तो 24 महीना ले सकते हैं। अगर LAP का बात करें कि हम एक बार में कितना ले सकते हैं, तो हम 6 महीने यानी 180 दिन ले सकते हैं। दोस्तों हमको आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कहते हैं नियुक्ति के वर्ष में किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में औसत वेतन छुट्टी उसके द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह में सेवा पूरी करने पर 10 दिनों की दर से जमा की जाएगी। दोस्तों इन्होंने ये वक्त कह रहा है कि आप अगर 1 महीने काम करते हैं तो आपको कितने एलएपी जमा होंगे, सरकार कितना 1 महीने में आप कितना एलएपी आपका बनेगा। अगर 1 महीना ड्यूटी कीजिएगा तो आपको कितने दिन सरकार एलएपी देते हैं, कितना दिन जमा होगा आपके वर्ष में, तो वो जो है 2.5 एलएपी बनते हैं दोस्तों। अगर आप 1 महीना कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं तो आपको 2.5 एलएपी बनते हैं, 2.5 एलएपी बनते हैं। फिर कहते हैं कि एक अस्थाई या अस्थाई रेल सेवक सेवा के प्रत्येक वर्ष को पूरा करने पर 10 दिनों की अर्ध औसत वेतन छुट्टी का हकदार होगा। कहते हैं कि एक अस्थाई रहे और अस्थाई रहे, अगर वो 1 साल तक काम करते हैं तो उसको अर्ध औसत वेतन छुट्टी कितना मिलेगा। दोस्तों देखिए अर्ध औसत वेतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको LHAP कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुई कि LHAP का, तो LHAP का फुल फॉर्म जो होते हैं ये होते हैं लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे, दोस्तों ये होते हैं इसके फुल फॉर्म। तो देखिए अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अगर अर्ध औसत वेतन छुट्टी जो है 1 साल तक कोई काम करते हैं तो उसको 20 दिन मिलते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन एक बार और यही पूछे कि एक अस्थाई या एक अस्थाई रेल सेवक प्रत्येक वर्ष को पूरा करने पर कितने दिनों तक, यहाँ पे अर्ध को अगर हटा दिया जाए तो औसत वेतन छुट्टी का कितना दिन हकदार होंगे, तो दोस्तों ये फिर 30 दिन का हकदार होंगे दोस्तों। फिर कहते हैं कि एक बार में दी जाने वाली औसत वेतन छुट्टी को 10 तक कितने दिन तक दिया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए एक बार में बात कहे गए हैं, तो एक बार में औसत वेतन छुट्टी जो है आप 24 महीने तक ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि इतना सारे बातें आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा होने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों को भी अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से क्या है एक दूसरे को जानकारी भी मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ कहते हैं कि अदाय छुट्टी 10 छुट्टी के खाते में डेबिट की जाती है जिसे बाद में वह अर्जित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे बाद में अर्जित कर सकता है, ऐसा कौन सा छुट्टी है कि हम जमा भी कर सकते हैं और बाद में उसको हम ले भी सकते हैं। तो वो जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे LHAP है, यानी LHAP जो है यानी ये क्या होता है, ये देखिए LHAP का फुल फॉर्म दोस्तों अभी मैं बताया हूँ, फिर से बताता हूँ। ये होता है लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे जो है, इसको हम जमा भी कर सकते हैं, बाद में इसको हम ले भी सकते हैं दोस्तों, यानी LHAP ये सही इसका उत्तर होगा C नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पूरा सेवा काल में औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण 10 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे छुट्टी होते हैं जिसको हम बेच लेते हैं, उसका नाम क्या है LAP को हम बेच सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पूरे सेवा काल में आप कितना दिन छुट्टी बेच सकते हैं। देखिए पूरे सेवा काल में हम जो है 60 दिन तक छुट्टी बेच सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो मुझे जितना छुट्टी जमा होगा वो तो हमको मिलेगा ही, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि रिटायरमेंट से पहले अगर हमको छुट्टी मिल जाए तो वो भी मिल जाएंगे। कितना दिन मिलेंगे? 60 दिन। याद रखिएगा 60 दिन से अधिक नहीं मिलेगा, और एक ही बार आप 60 दिन नहीं ले सकते हैं, एक बार में आप 10 ही ले सकते हैं। तो भाग दे दीजिए 60 से, यानी 6 बार ही ले सकते हैं पूरा सर्विस में आप। 10 बार एक बार में औसत वेतन LAP जो बेचना है तो एक बार में आपका 10 ही LAP बिकेगा। इस प्रकार से आपको 6 बार में ही 6 बार ही मौका मिलेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक रेल सेवक अपने सेवा काल में एक बार में कितने दिनों तक औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक रेलवे सेवक अपने सेवा काल के अंदर में, समझिए कि सेवा काल में एक बार में औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन छोड़ के पढ़िए तभी समझ में आएगा। एक बार में औसत वेतन, तो एक बार में दोस्तों हम 10 दिन ही बेच सकते हैं औसत वेतन छुट्टी। फिर कहते हैं कि 2 से कम बच्चों वाली एक महिला सरकारी सेवक को 10 दिन की प्रसूति छुट्टी मंजूरी की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए 2 बच्चे तक जो है एक महिला कर्मचारी को प्रसूति छुट्टी मिलते हैं, वो एक बच्चे के लिए 180 दिन मिलते हैं दोस्तों।
तो 180 दिन की प्रसूति छुट्टी मंजूरी दी जाती है, यानी 6 महीने तक प्रसूति छुट्टी एक बार में वो ले सकती है। फिर कहता है कि एक महिला सेवक को डैश के लिए 730 दिन शिशु देखभाल छुट्टी दी जाती है। देखिए एक यहाँ पे प्रसूति छुट्टी जो है, ये चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों। अगर प्रसूति छुट्टी की बात करें तो वो मिलते हैं 180 दिन। अगर शिशु देखभाल का बात करें तो 730 दिन मिलता है देखभाल छुट्टी। तो इसमें कितने बच्चों को मिलेंगे? पहले 2 नाबालिग बच्चों के लिए। तो इसमें ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। अगर शिशु देखभाल का छुट्टी कहा जाए तो 730 दिन मिलेंगे, प्रसूति छुट्टी कहा जाए तो 180 दिन मिलेंगे। ये है महिला कर्मचारियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि डैश दिनों की होती है और उसे डैश महीने के भीतर लिया जा सकता है। पितृत्व अवकाश का जो अवधि होती है वो 15 दिन की होती है और उसे 6 महीने के भीतर लिया जा सकता है, यानी ये नंबर उत्तर इसका दोस्तों सही हो जाएंगे। ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, ये वाला। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहते हैं क्या कि एक बार में डैश दिन से कम शिशु देखभाल की छुट्टी नहीं ली जा सकती है। तो दोस्तों एक बार में 5 दिन से कम आपको देखिए शिशु देखभाल छुट्टी कितने दिन मिला है? 730 दिन मिला है। 730 दिन मिला है ना, किसको? महिला कर्मचारी को, शिशु देखभाल छुट्टी। लेकिन आप 730 दिन है, लेकिन आप जो है एक बार में 5 दिन से कम नहीं ले सकते हैं। आपको अगर लेना है तो एक दम में 5 बार लेना है, 5 दिन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक रेल सेवक को डैश छुट्टी दी जाती है। एक रेल सेवक को डैश छुट्टी दी जाती है जो अपने आधिकारिक स्थिति के परिणाम स्वरूप या आधिकारिक ड्यूटी निष्पादन करने के दौरान चोट पहुंचने के परिणाम स्वरूप अक्षम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहते हैं कि एक रेलवे सेवक को जो होते हैं डैश छुट्टी दी जाती है जो कि अपने आधिकारिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप या आधिकारिक ड्यूटी निष्पादन के दौरान चोट पहुंचने के परिणाम स्वरूप अक्षम। देखिए यहाँ पे उतना बड़ा क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी आदमी ड्यूटी के दौरान उसको चोट लग जाते हैं तो उनको कौन से छुट्टी दी जाती है, ये इन्होंने क्वेश्चन में कहे हैं दोस्तों। अगर किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी करते समय चोट लग जाते हैं तो उसको कौन सा छुट्टी सरकार देती है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों उनको बोलते हैं WRILL, ये छुट्टी मिलते हैं। जब चोट लग जाता है तो WRILL ये छुट्टी मिलते हैं। बात हुई है दोस्तों यहाँ पे WRILL का, तो दोस्तों इनका का फुल फॉर्म भी तो होगा। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये होते हैं वर्क रिलेटेड। W से वर्क, R से रिलेटेड और I से इलनेस एंड ये क्या होता है? इंजर्ज लीव, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। फिर से एक बार सुन लीजिए, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इसका फुल फॉर्म होता है। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इसके फुल फॉर्म होते हैं WRILL के। तो दोस्तों इसके उत्तर ऑप्शन में जो हो जाएंगे कार्यों से संबंधित बीमारी और चोट छुट्टी जो है इसको बोलते हैं। ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। इंजरी लीव भी शॉर्टकट में आदमी बोलते हैं इंजरी लीव, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इसको बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहते हैं कि एक रेल सेवक जो कि WRILL के अंतर्गत आते हैं डैश पाने के हकदार नहीं हैं। जिनको कि ये छुट्टी मिलते हैं, इसके बाद इसमें 3 ऑप्शन और दे दिए हैं, तो इसमें नहीं मिल सकता है। CL ले सकते हैं, स्पेशल CL भी ले सकते हैं, लेकिन LAP और HLAP आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो मेरा अपना आधिकारिक छुट्टी है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो हमको जब ये मिल ही रहा है तो हम वो क्यों लेंगे। फिर यहाँ पे देखा था कि WRILL के खातों में पूरा वेतन और भत्ते का भुगतान डैश के लिए क्या आता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है कि WRILL के खातों में पूरा वेतन और भत्ते का भुगतान डैश के लिए है। तो ये क्या कह रहे हैं
कि अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि और अस्पताल में भर्ती होने के 6 महीने से अधिक। देखिए अगर किसी को चोट लग जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने के 6 महीने और भर्ती होने के बाद भी 6 महीने में आप ये WRILL छुट्टी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल सेवकों को तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी डैश अवधि के लिए दी जाती है। देखिए यहाँ पे तकनीकी पाठ्यक्रम बोले गए हैं, तो तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए जो मिलते हैं वो 24 महीने मिलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा अगर कि रेल सेवकों तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन छुट्टी जो मिलते हैं वो 24 महीने मिलते हैं। अगर कोई रेल सेवक मेडिकल करते हैं, PG करते हैं, PhD करते हैं तो उनको कितने दिन छुट्टी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कोर्स चल गया, तकनीकी के लिए 24 है। अगर कोई मेडिकल करते हैं, PG करते हैं, PhD करते हैं तो उसको मिलते हैं 36 महीने मिलते हैं। अध्ययन छुट्टी उसको कितना दिन मिलते हैं, 36 महीना मिलते हैं। अगर देखिए अगर कोई पूछे कि कैसे कैसे अध्ययन छुट्टी मिलते हैं तो बोलेगा कोर्स के अनुसार मिलते हैं। अगर तकनीकी कोर्स करेंगे तो 24 महीना मिलेंगे, अगर मेडिकल PG PhD इस तरह के करेंगे तो 36 महीने मिलेंगे। ये 36 महीने क्या है, अध्ययन छुट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं चालू लाइन कर्मचारी के रूप में नियुक्ति कर्मचारी 1 वर्ष में डैश दिनों के आकस्मिक छुट्टी का हकदार होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आकस्मिक छुट्टी जो होता है उनको इंग्लिश में CL बोलते हैं, यानी कैजुअल लीव इसको बोलते हैं दोस्तों। तो कैजुअल लीव जो है चालू लाइन वाले को कितना मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं दोस्तों। फिर कहते हैं कि नियोजन घंटे के नियम के अनुसार कर्मचारियों को 4 कोटि में बांटे गए हैं। नियोजन घंटे के नियम के अनुसार कर्मचारियों को कितना भागों में बांटे गए हैं, तो 4 कोटियों में बांटे गए हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि गहन कोटि कर्मचारी के लिए 1 सप्ताह में नियोजन घंटे की सर्वाधिक सीमा क्या है। यहाँ पे गहन कोटि के कर्मचारी का बात किया गया है। ये सब भी आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा कोटि और कितना सप्ताह है। तो अगर गहन कोटि का बात किए तो उसको सर्वाधिक जो है सप्ताह में नियोजन घंटे की सीमा कितना है, वो 45 घंटे होते हैं। गहन कोटि को कितना है, 45 घंटे। फिर देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सतत कोटि, तो सतत कोटि के कर्मचारियों के लिए 1 सप्ताह में नियोजन घंटे की सर्वाधिक सीमा क्या है। अगर देखिए गहन को तो 45 हो गया, सतत को 54 है, 54 घंटे उनको ड्यूटी मिलते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि EI कोटि कर्मचारी के लिए नियोजन घंटे की सर्वाधिक सीमा क्या है। यहाँ पे EI कोटि है दोस्तों, क्या है EI कोटि। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि EI क्या होते हैं। EI कोटि जो होते हैं वो क्या होते हैं, EI जो इतना देर काम उनको करवा रहे हैं 75 घंटे, EI क्या है। तो दोस्तों EI जो होता है देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल कोटि के कर्मचारी दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते हैं कि सतत कोटि के कर्मचारियों के मानक घंटों का 1 सप्ताह में 10 घंटे होते हैं। सतत कोटि के कर्मचारियों के मानक कार्य घंटे 1 सप्ताह में 10 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे सतत कोटि बोले गए हैं दोस्तों। सतत कोटि और मानक कार्य घंटे सप्ताह में कितना होते हैं, तो 48 होते हैं। फिर कहते हैं कि प्रतीक्षालय वेबर डैश वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतीक्षालय वेबर जो है अनिवार्य और स्वविरामी के स्वविरामी। प्रतीक्षालय वेबर किसके अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य स्वविरामी। फिर कहते हैं कि P&C सहित सतत कोटि कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्यों के घंटे कितना होते हैं। देखिए P और C का जो होते हैं वो 54 घंटे होते हैं। फिर कहते हैं कि सतत कोटि कर्मचारियों के मामले में 10 घंटों से अधिक कार्य घंटों को लॉन्ग ऑन माना जाता है। देखिए लॉन्ग ऑन जो माना जाते हैं वो 8 घंटे को माने जाते हैं। याद रखिएगा लॉन्ग ऑन जो माने जाते हैं वो 8 घंटे को माने जाते हैं। तो सतत कोटि कर्मचारियों के मामले में 8 घंटे से अधिक कार्यों को लॉग ऑन माने जाते हैं। तो D नंबर इसका उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल सेवक के कार्यों का वर्गीकरण करने का अधिकार किसको है। रेल सेवक के कार्यों का वर्गीकरण जो करने का अधिकार है वो रेल के प्रधान प्रबंधक को। B नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर कहता है कि अनिवार्य स्वविरामी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक विश्राम 10 घंटा का होता है, जिसमें एक पूरी रात की नींद शामिल है।
तो जो है 24 घंटे जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे 24 घंटे। अनिवार्य स्वविरामी श्रमिकों को ये याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि गहन कोटि कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक विश्राम कितना है, तो 30 घंटा लगातार से कम नहीं होना चाहिए गहन कोटि का साप्ताहिक विश्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि गोपनीयता से संबंधित कार्यों में कार्यरत रेल कर्मचारी को किस कोटि में वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहाँ पे गोपनीयता को जो है, यहाँ गोपनीयता को वर्जित में वर्गीकृत किया गया है, गोपनीयता को वर्जित में। फिर कहते हैं कि एक स्लिप शिफ्ट में अधिकतम कितना ब्रेक होते हैं, तो एक स्लिप शिफ्ट में 2 ब्रेक होते हैं। कहते हैं कि EI, यहाँ पे बात हुई EI का, EI कोटि कर्मचारी को एक दिन में कितने घंटे विश्राम के बाद फिर से ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, तो वो 8 घंटे के बाद फिर से EI को बुलाए जाते हैं, EI को 8 घंटे के बाद फिर से बुलाए जाते हैं। फिर कहते हैं कितने घंटे के विश्राम के बाद एक गहन कोटि कर्मचारी को एक ही दिन में फिर से ड्यूटी पे बुलाया जाता है। अगर गहन कोटि का कर्मचारी है तो उसको 12 से 14 घंटे में फिर से बुलाए जा सकते हैं। फिर से ड्यूटी पे अगर बुलाना बोले तो गहन कोटि को 12 से 14 घंटे में उसको बुला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के कितने दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति विश्राम की मंजूरी दी जाती है, तो वो देखिए प्रतिपूर्ति विश्राम जो देते हैं वो 30 दिन के अंतर्गत जो प्रतिपूर्ति विश्राम देते हैं। फिर कहते हैं कि रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस, रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस 24 घंटे के लिए आयोजित किए जाते हैं। रफ असेसमेंट जॉब एनालिसिस जो है कितने घंटे के लिए किए जाते हैं, तो वो 24 घंटे के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि स्लिप्ड ड्यूटी करने वाले रेल सेवकों के लिए ड्यूटियों की पारियों की संख्या डैश से अधिक नहीं होना चाहिए और अंतरालों की संख्या डैश तक सीमित होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 3 और 2 इसका दोस्तों सही हो जाएगा, 3 और 2। फिर कहते हैं कि नियोजन के वर्गीकरण के विरुद्ध डैश को अपील की जा सकती है, तो नियोजन के वर्गीकरण के विरुद्ध जो अपील किए जाते हैं वो क्षेत्रीय श्रम आयुक्त में किए जाते हैं। फिर कहते हैं कि वह दस्तावेज जो कर्मचारियों के दैनिक घंटे, साप्ताहिक विश्राम और ड्यूटी पारियों के बीच अंतराल के अलावा अन्य आवश्यक विवरणों को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए वह दस्तावेज जो कि घंटे, सप्ताह, विश्राम, ड्यूटी कब क्या करना है, कितने घंटा में किसको ड्यूटी लेना है, कौन सा किसको आराम देना है, कब ड्यूटी का पारी है, ये सब का जो दर्शाते हैं वो रोस्टर में दोस्तों दर्शाते हैं। तो इसका रोस्टर इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति डैश के माध्यम से की जाती है। क्षेत्रीय श्रम की आयुक्ति डैश के माध्यम से की जाती है, तो देखिए ये जो है श्रम मंत्रालय इसका सही उत्तर होते हैं, सी नंबर। फिर कहते हैं नियोजन की उस कोटि को जिसमें कर्मचारी को अपनी ड्यूटी घंटों में कोई विश्राम नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है तो उसको गहन कोटि के कर्मचारी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि रेल सेवक को नियत घंटा से अधिक समय तक ड्यूटी करने के लिए दिए जाने वाले भत्ता को क्या कहते हैं। अब देखिए नियत समय से जो अधिक ड्यूटी करेगा तो उसको क्या, तो समय ऊपरी भत्ता देगा ना, तो समयोपरि भत्ता, सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, क्योंकि वो समय नियत घंटे से अधिक ड्यूटी कर रहे हैं, जितना समय था उससे अधिक ड्यूटी कर रहे हैं वो। फिर कहते हैं एक माह में रनिंग कर्मचारियों को दिए जाने वाले विश्राम अवधि की संख्या कितनी होती है। यदि वह एक विश्राम 30 घंटा, देखिए दोस्तों अगर 30 घंटा का रहेगा तब वो 4 होगा, अगर 22 घंटे का रहेगा तब 5 होगा, तो 30 में 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माह में रनिंग कर्मचारियों को दिए जाने वाले विश्राम की अवधि की संख्या डैश होती है यदि एक विश्राम 22 घंटे की होती है, तो 22 जब होंगे तो वो 5 होंगे, अगर वही 30 होगा तब 4 होगा। फिर कहते हैं कि केंद्रीय श्रम आयुक्त को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील डैश दिनों के भीतर की जाती है, तो वो जो है 90 दिन इसका सही उत्तर होते हैं दोस्तों। केंद्रीय श्रम आयुक्त को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील जो है 90 दिन के भीतर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि गेटमैन सी, रेस्ट हाउसेस, केयर टेकर, चौकीदार, सैलून परिचर के अलावा अन्य रेलवे सेवक के साप्ताहिक ड्यूटी घंटे क्या है जिन्हें रेलवे आवास नहीं दिया गया है और जिसका निवास स्थान कार्यस्थल से 1 किलोमीटर है। तो अगर देखिए ऐसा गेटमैन हो गया, रेस्ट हाउस हो गया, केयर टेक, चौकीदार, सैलून, इस तरह के जो है 60 घंटे इसका सही उत्तर हो जाएंगे। कहते हैं 12 बजे से 6 बजे के बीच की ड्यूटी की अवधि को
रात्रि ड्यूटी के रूप में माने जाते हैं। 12 नहीं है दोस्तों, 22 बजे से 6 बजे तक, रात में 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी को रात्रि ड्यूटी कहा जाता है। और प्रति घंटे की दर से भुगतान किए जाने वाले रात्रि ड्यूटी भत्ता जो होते हैं वो इसमें क्या दिए जाते हैं, अगर कोई आदमी 22 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं तो उसको मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता बटे 200 दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि नियोजन के सही वर्गीकरण के लिए जॉब एनालिसिस का कौन सा तरीका सामान्यतः अपनाया जाता है, तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस जो है मनाया जाता है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि उस रेल सेवकों की सिटीज दिया जाता है जिसका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण ऐसे स्टेशनों के बीच होते हैं जिसकी दूरी 10 किलोमीटर होते हैं। तो 20 किलोमीटर, देखिए ये 20 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं सिटीज पिछले महीने के मूल वेतन में डैश दर से जमा किए जाते हैं, तो वो जो है 80% इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम कब लागू हुआ था, तो रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम 1968 में लागू हुए थे। फिर कहते हैं कि रेल कर्मचारियों को निलंबनाधीन के लिए डैश फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे निलंबनाधीन है तो इसके लिए जो है SF1 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है किसका, SF का, ये बात हुआ है, समझे, यहाँ पहली बार आया है SF। देखिए कि रेल कर्मचारियों को निलंबनाधीन के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो SF1। तो लेकिन SF क्या है बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। तो SF का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, S से स्टैंडर्ड, F से फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है यार, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, फॉर्म होते हैं ना जो फॉर्म बोलते हैं फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका S से स्टैंडर्ड, F से फॉर्म, तो SF स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। फिर कहते हैं अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत निलंबन क्या है, दोस्तों निलंबन एक शास्ति नहीं है। निलंबन क्या है, निलंबन शास्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की नियम संख्या 5 निलंबन से संबंधित है। निलंबन जो है नियम संख्या 5 किससे संबंधित है, तो निलंबन से संबंधित है, याद रखिएगा। नियम संख्या 5 निलंबन से संबंधित है। अगर 6 रहे तो तब किससे संबंधित होगा, तब वह शास्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। तब वो किससे संबंधित है, शास्ति से। 5 निलंबन से 6 शास्ति से संबंधित है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 का उपयोग किया जाता है। S मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रयोग किया जाता है। डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम की नियम संख्या 6 शास्ति से संबंधित है। छोटी शास्ति आरोपित करने के लिए SF11 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से हटाना, बर्खास्तगी अनुशासन व अपील नियम 1968 के अंतर्गत बड़ी शास्ति है। देखिए किसी आदमी को अगर सेवा से हटा देते हैं, बर्खास्ती कर देते हैं, तो इसमें कौन सा सबसे बड़ी शास्ति होते हैं, वो सबसे बड़ी शास्ति होते हैं वो। इसके लिए SF5 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बड़ी शास्ति के लिए। फॉर्म नंबर 5 का प्रयोग किया जाते हैं बड़ी शास्ति में, SF स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है आपका सेवा से हटा देगा वो। फिर कहते हैं कि बड़ी शास्ति आरोपित करने के लिए किस प्रकार का फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो SF5 का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये नंबर इसका उत्तर सही होंगे। देखिए कहते हैं कि डैश के बिना रेल सेवक को बड़ी शास्ति आरोपित नहीं की जाती है। देखिए बड़ी शास्ति जब भी किसी को तो जांच पड़ताल करके ही दिया जाता है। बड़ी शास्ति का मतलब होता है कि आपको सर्विस से निकाल ही देगा, ऐसे फॉर्म नंबर 5 भर के, स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जो है उससे आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए उसमें क्या है, जांच पड़ताल करते हैं, बिना जांच पड़ताल के आपको सर्विस से नहीं निकाल सकते, इसलिए पी नंबर इसका उत्तर सही होगा। बड़ी शास्ति के लिए की जांच पड़ताल जरूरी है। फिर कहते हैं कि रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम संख्या 9 किस शास्ति आरोपित करने के लिए, नियम संख्या 9 जो है ना वो बड़ी शास्ति से संबंधित है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि SF7 फॉर्म का उपयोग पूछताछ में फॉर्म नंबर 7 का प्रयोग पूछताछ है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि SF यहाँ पे 8 होगा। SF8 फॉर्म का उपयोग अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए किया जाता है। अधिकारी का जो नियुक्ति करता है फॉर्म नंबर 8 में जो है अधिकारी
अधिकारियों की नियुक्ति होती है दोस्तों। तो देखिए हम लोग अभी क्या क्या पढ़े। डीम सस्पेंशन जो है 2 में होते हैं, 5 जो होता है वो बड़ी शास्ति होते हैं, 6 जो होते हैं वो शास्ति नहीं होते हैं। और क्या क्या पढ़े हम कि पूछताछ जो होते हुए SF 7 में होते हैं, अधिकारी का जो नियुक्ति होते हैं SF 8 में होते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़े। कहते कि यदि कर्मचारी निलंबन के अधीन है तो आधे वेतन पर छुट्टी के बराबर। तो देखिए अगर कर्मचारी को निलंबन में रखे गए हैं, सस्पेंड करके रखे गए हैं, तो उसको तो क्या मिलेगा, आधे वेतन के तौर पर उसको निर्वाह भत्ता मिलते हैं दोस्तों। तो निर्वाह भत्ता याद रखिएगा कि अगर किसी को सस्पेंड कर दिया है तो उसको निर्वाह भत्ता मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जगह कहते हैं कि अनुशासनिक पदाधिकारियों के एक आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता अपने डैश फॉर्म अधिमानता कर सकता है। अनुशासनिक प्राधिकारी के एक आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता अपने को जो देखिए वो अपने नाम पे करेंगे। कोई भी अपीलकर्ता जो अपना अपील करेंगे वो किसने अपने नाम पे करेंगे ही। फिर कहते हैं कि A नंबर इसका उत्तर तब सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अपील को अनुशासनिक प्राधिकारी के अलावा किसी भी उच्च प्राधिकारी को अधिमान्य किया जा सकता है। तो A नंबर इसका उत्तर सही होगा, अनुशासनिक प्राधिकारी। फिर कहते हैं कि रेल सेवक अनुशासन व अपील नियम संख्या 25 किससे संबंधित है। देखिए नियम संख्या 25 जो है संशोधन है, और फिर यहाँ पे अगर A जोड़ दिया जाए, नियम संख्या 25A फिर किससे संबंधित है, तो ये समीक्षा से संबंधित है। अगर A रहे तो समीक्षा रहता है, और 25 खाली संशोधन है। संशोधन और समीक्षा याद रखिएगा, संशोधन 25। फिर कहते कि बर्खास्तगी, सेवा से हटाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति कम से कम डैश स्तर के प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती है। तो ये जो है देखिए कोई भी सेवा से निकालेगा, हटा दिया जाएगा, तो जो नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं वही ऐसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि आरोपित कर्मचारी की मृत्यु पर अनुशासनिक कार्रवाई डैश होनी चाहिए। तो देखिए अगर मृत्यु होने पर जो है तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अनुशासनिक कार्रवाई जो है मृत्यु होने पर तुरंत बंद। आरोपित कर्मचारी की मृत्यु की अनुशासनिक कार्रवाई डैश होनी चाहिए, नहीं तुरंत बंद हो जाना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी के ऊपर समझिए कि अनुशासनिक कार्रवाई है और वो मर गया तो फिर उस बंदी हो जाता है, तुरंत बंद होता है। क्या कीजिएगा, मर ही गया तो फिर उसको किसको घर से बुलाएगा, इसलिए तुरंत बंद हो जाता है वो। फिर कहता है कि अपराधी रेल सेवक द्वारा अपने बचाव में लिखित बयान को प्रस्तुत करने की सीमा क्या है। तो देखिए अपने बचाव में लिखित बयान जो है, अगर आप गलती किए हैं, आपको सस्पेंड कर दिया है, तो आपको जो है 10 दिन का समय रहते हैं। 10 दिन में आप अपना बयान लिख सकते हैं कि सर मेरे से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके बाद लिख के दीजिएगा, तो 45 दिन के अंदर वो लोग विचार करते हैं। फिर आपको मिलता है 10 दिन के टाइम, और ऑफिसर लोगों को मिलते हैं 45 दिन का टाइम। फिर कहते हैं कि यदि आरोपित अनधिकृत अनुपस्थिति का है तो डैश गवाह में से एक हो सकता है। तो देखिए जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, उपस्थित रजिस्टर, ये सबसे बढ़िया गवाह होते हैं। तो उपस्थित रजिस्टर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अपील पर डैश दिनों के भीतर अधिमान्य होने पर विचार किया जाएगा। देखिए अपील पर 45 दिन के भीतर होने पर आपका विचार किया जाएगा। तो 45 दिन ये उत्तर सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कि क्षेत्रीय श्रम और श्रमिकों के बीच विवाद जो कि नियोजन या गैर नियोजन से जुड़ा हुआ है उसे कहा जाता है। तो उसे औद्योगिक विवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि श्रम न्यायालय की स्थापना आईडी अधिनियम 1947 के अंतर्गत की जाती है। श्रम न्यायालय की स्थापना आईडी अधिनियम 1947 के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पे बात वह है आईडी। जानते हैं कि आईडी क्या है। देखिए दोस्तों आईडी जो है ये क्या है, यही आपका कहना है ना कि आईडी क्या है, आईडी अधिनियम क्या है। तो देखिए ये आई से होता है इंडस्ट्रियल, और डी से जो होता है ये डिस्प्यूटेड होता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जिसको बोलते हैं,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इनको बोलते हैं, आईडी को। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय की स्थापना किए जाते हैं, लेबर कोर्ट। फिर कहते हैं कि आईडी अधिनियम 1947 के अनुसार डैश का अर्थ है कि किसी भी कारण से किसी भी श्रमिकों की सेवा को नियोक्ता द्वारा समाप्त करना, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई के माध्यम से सजा देना। देखिए, किसी को अनुशासनिक कार्रवाई के माध्यम से अगर सजा देते हैं ना, तो उसको रिस्ट्रेचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिस्ट्रेचमेंट, अगर अनुशासनिक कार्रवाई के माध्यम से सजा देते हैं तो। फिर कहते हैं कि औद्योगिक विवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन से गलत है। औद्योगिक विवाद का अर्थ है कोई विवाद या विभेद। तो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच इसका बी नंबर उत्तर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामले में जिसमें प्रतिपूर्ति 12 महीने में किसी भी दिन 100 या अधिक श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, समुचित सरकार सामान्यतः या विशेष आदेश द्वारा नियोक्ता को डैश का गठन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, 12 महीने या 100 से अधिक श्रमिक नियोजित जब किए जाते हैं तब एक कार्य समिति के गठन किए जाते हैं। अगर ये 12 महीना और 100 से अधिक कर्मचारी है, श्रमिक है, तो कार्य समिति का गठन किया जाएगा। फिर कहते हैं कि आईडी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अनुबंध के उल्लंघन करने की नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बिना हड़ताल करने से पहले ऐसे नोटिस देने के अंदर हड़ताल पर नहीं जा सकता है। अगर देखिए, आपको हड़ताल करना है तो ऑफिस में 6 सप्ताह या 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा कि हम इस तारीख न इस तारीख को हड़ताल करने वाले हैं, तभी आप हड़ताल कर सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर ही उल्टा हड़ताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अनुसार कोई भी मजदूरी अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। मजदूरी का जो अवधि होती है कितनी होती है, कितने दिन की मजदूरी अवधि होती है, तो 30 दिन की मजदूरी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कर्मचारी लाभ निधि SBF डैश रेल कर्मचारी के लाभ के लिए है। SBF जो है अराजपत्रित के लिए होते हैं, याद रखिएगा। फिर कहते हैं कि अस्थायी वर्ता तंत्र डैश टीयर सिस्टम में कार्य करती है। तो अस्थायी वर्ता तंत्र जो है 3 टीयर सिस्टम में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंडल PNM स्तर पर डैश बैठक होती है। देखिए, मंडल का बात करें कि मंडल में 6 होते हैं PNM की बैठक। फिर कहते हैं कि क्षेत्रीय PNM स्तर पर कितने बैठक होती है। देखिए, मंडल में 6 होते हैं, अगर क्षेत्रीय का बात करें तो 4 होते हैं। फिर कहते हैं कि अगर बोर्ड स्तर पर बात करें तो इसमें भी 4 होंगे। बोर्ड स्तर पर प्रत्येक फेडरेशन की बैठक कितना होती है? 4 ही होते हैं। मंडल में 6 होते हैं, क्षेत्रीय और बोर्ड में 4 होते हैं। फिर कहते हैं कि रेलवे बोर्ड PNM में अनसुलझे मदों को डैश के भेजा जाएगा, तो वो तदर्व अधिकारी को भेजे जाते हैं। अनसुलझे मदों को किसमें भेजा जाता है? तदर्थ अधिकरण को भेजा जाता है, तदर्थ अधिकरण को। देखिए, JCM का अर्थ क्या आता है? तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसका फुल मशीनरी सही होता है JCM का, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इसका फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि GCM का अर्थ क्या है। तो देखिए, GCM का अर्थ है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। फिर कहते हैं रेलवे में GCM कितने स्तर पर कार्य करते थे। DCM जो है 2 स्तर पर कार्य करती है। NGCM में डैश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। NGCM जो है मंत्री सचिव होते हैं। DGCM जो कार्मिक। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं DGCM के अध्यक्ष होते हैं, तो DGCM का सदस्य कार्मिक। गैर कानूनी हड़ताल में भागीदारी से होता है, भागीदारी से सेवा भंग होता है। गैर कानूनी हड़ताल में भागीदारी से क्या होता है? सेवा भंग होता है। PREM का विस्तार क्या है? प्रेम का विस्तार क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। फिर कहता है कि PREM प्रेम कितने स्तर पर कार्य करती है? प्रेम 3 स्तर पर कार्य करती है। रेलवे बोर्ड स्तर पर PREM की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए, रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रेम की बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड करते हैं।
कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम को कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम भी कहा जाता है। कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम को डैश के रूप में पुनः नामित किया गया है। इसको पुनः नामित क्या किया गया है? कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम। तो यह नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी अधिनियम ड्यूटी पर दुर्घटना से लगी चोट हुई मौत के लिए देता है। देखिए इसी अधिनियम यहाँ पे कहा गया है। फिर आ गया यहाँ पे बात क्या, ई और सी। इसी अधिनियम ड्यूटियों पर दुर्घटना से लगी चोट हुई मौत के लिए देता है। तो क्या देता है? अगर दुर्घटना से चोट हो जाता है, ऐसे अधिनियम ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से अगर चोट है तो उसको क्या देते हैं? उसको बताइए क्या देते हैं। इसी अधिनियम ड्यूटी पर दुर्घटना से लगी हुई चोट हुई मौत के लिए क्या देते हैं? तो उसमें प्रतिपूर्ति देते हैं। बी नंबर उत्तर सही होगा। फिर कहते हैं कि इसी अधिनियम के अनुसार आंशिक और पूर्ण प्रकार की अक्षमताएं होती है। इसी अधिनियम के अनुसार आंशिक यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूर्ण की अक्षमताएं होती है, अक्षमताएं होती है। फिर कहते हैं कि यदि चोट डैश के कारण हो तो नियोक्ता प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिपूर्ति उसे नहीं दिया जाएगा। अगर आप दारू पी के हैं, जानबूझ के नियम का उल्लंघन किए हैं, संरक्षा साधन को जानबूझकर हटाए हैं, तो आपको फिर प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। आप इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रतिपूर्ति आपको तभी दिए जाएंगे जब आप शराब नहीं पिए रहेंगे, जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किए हैं, जानबूझकर संरक्षा साधन को नहीं हटाएं, तभी देगा। अगर आपको उत्तरदायी तभी नहीं होंगे जब आप समझिए कि आप दारू पी के हैं, जानबूझकर नियम का उल्लंघन किए हैं, संरक्षा साधन को जानबूझकर हटाए हैं, तब जो है ये नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए वीडियो लंबी होती जा रहे हैं, इसलिए इतना पे स्टॉप करते हैं। 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए जो है आप एक अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और हमको मोटिवेट मिलता है कि हम और आगे इस तरह के वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है दोस्तों, तब एक वीडियो जाके बनता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरे ओर से धन्यवाद दोस्तों।